नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गोगिया, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है हाई ब्लड प्रेशर। मूलभूत से हमें ये जानना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर हमें क्यों होता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचने के क्या उपाय हैं, और अगर दवाओं की ज़रूरत पड़े तो हमें किन किन दवाओं का किस किस प्रकार से सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमको समझना है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है। दिल के धड़कने से जो धमनियों में दबाव पैदा होता है, इसी दबाव को हम हाई हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ 120 नॉर्मल माना जाता है। जब दिल धड़कता है तो 120 mmHg मर्क्यूरी का जो दबाव पैदा होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिल की धड़कन के बीच में जब रक्त का प्रवाह दिल की तरफ नियंत्रित होता है, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सामान्य तौर पे 80 मिलीमीटर या इसके आसपास का 2-4 मिलीमीटर का ऊपर नीचे का ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों, 120 से 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी का जो ब्लड प्रेशर हम समझते हैं वह सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। मूल रूप से जब ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर जाए या नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जाए, वह हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में गिना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि व्यक्ति को, पेशेंट को किस तरह की दवा की ज़रूरत है और हमारा ब्लड प्रेशर किस हद तक कम किया जाना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे यह समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हाई ब्लड प्रेशर से हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप, पैरालिसिस यानी स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर से हृदय की धड़कन के ऊपर प्रभाव आता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, एंजाइना का खतरा रहता है, हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी के ऊपर असर आता है। हाई ब्लड प्रेशर से हमारे शरीर में खास तौर पे पाँव में, हाथ में खून का दबाव अनियंत्रित रहता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे यह सवाल उठता है कि एक व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। बहुत से कारण हैं, किसी एक कारण की तरफ पॉइंट करना लगभग असंभव है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी जेनेटिक मेकअप यानी हमारी पारिवारिक हिस्ट्री। यदि हमारे परिवार में, माता पिता में, भाई बहनों में या चाचा मामा की तरफ किसी को ब्लड प्रेशर है तो एक व्यक्ति में ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ जाता है। हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, दोस्तों आज के समय में तनाव भरा जीवन शैली, जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा घड़ी देख के भागते दौड़ते रहते हैं, बाहर का खाना, पार्टीज़, ये सब खराब जीवन शैली हमारे ब्लड प्रेशर का दूसरा सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा अधिक धूम्रपान, अल्कोहल का अधिक सेवन करना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, हाई कैलोरी वाली चीज़ें जैसे फास्ट फूड्स खाना, घर में ऑयली सामान ज़्यादा खाना, पैकेज फूड ज़्यादा खाना, हाई कैलोरी वाली चीज़ें, यह भी हमारे खान पान का, जो खराब खान पान का हिस्सा होता है, हमारे ब्लड प्रेशर का मेन कारण बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज क्या होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना हमारे लिए किन किन कारणों से आवश्यक है, और ब्लड प्रेशर हमारे को किन कारणों से हो जाता है। अब हम चलते हैं, एक बार ब्लड प्रेशर हो जाए तो इसके इलाज के लिए हमें कैसे अग्रसर होना है। सबसे पहली जानकारी सबसे ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो उसमें हमें घबराना नहीं है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच बहुत ज़रूरी है। आप ब्लड प्रेशर की जांच किसी ट्रेंड व्यक्ति के पास, नर्स के पास, डॉक्टर के पास करवा सकते हैं,
ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की जांच के लिए आजकल बाज़ार में बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अवेलेबल हैं। ज़्यादातर उपकरण बाकायदा प्रमाणित होते हैं। साइंटिफिकली प्रमाणित चीज़ों में यूज़ करने से हमें भी एक विश्वसनीयता रहती है कि हम सही ब्लड प्रेशर का आकलन कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल तरीका आज की डेट में घर में जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। बहुत बार हमारे मन में डाउट आता है कि डिजिटल उपकरण हमें सही रीडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो अलग अलग प्रमाणिता के अलग अलग साइंटिफिक उपकरणों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपका लोकल केमिस्ट, आपके नियमित फैमिली फिजिशियन, आपके डॉक्टर्स इस मामले में आपकी मदद करेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर की जांच कब करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर की जांच किस तरह से की जानी चाहिए। आज की डेट में जो गाइडलाइंस हैं वो आपको 7 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स की तरफ पॉइंट करती हैं। WHO की गाइडलाइन कहती है कि जब आपने ब्लड प्रेशर की जांच करनी हो तो उससे आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले धूम्रपान नहीं करना है, कोई हैवी भोजन नहीं खाना है, किसी तरह के मोबाइल उपकरण या डिजिटल उपकरण जो कि आपके ध्यान को गलत दिशा में आकर्षित कर सकता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कम से कम आधा पौना घंटा मानसिक रूप से आप शांत हैं। कोई और हृदय गति को अनियमित करने वाली गतिविधि जैसे एक्सरसाइज, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन आपने नहीं करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बैठने का तरीका। आपने जब भी ब्लड प्रेशर की जांच करनी है कुर्सी पे टेक लगा के आराम से बैठना है। पाँव, पंजा व एड़ी दोनों चीज़ें ज़मीन से छूती होनी चाहिए ताकि आप एक रिलैक्स पोजीशन में बैठें। उसके बाद अपने हाथ को आराम से आगे टेबल पे टिका के रखना है। अपने उल्टे हाथ में, क्योंकि सीधे हाथ से आप पट्टा बांधेंगे ब्लड प्रेशर का, तो अपने उल्टे हाथ में ब्लड प्रेशर का पट्टा आराम से अपनी एल्बो से लगभग 1 इंच ऊंची यानी कि उंगली से अगर आप नापें तो 2 उंगली के अंतराल पे पट्टे को आराम से बांधा। पट्टा बांधने के बाद उसमें एक बार दोनों फिंगर या 2 उंगलियां आराम से घुसा के देख सकते हैं। अगर आपकी दोनों उंगलियां आराम से पट्टे के अंदर जा रही हैं तो उसका मतलब है आपने पट्टा बिल्कुल सही तरीके से बांधा है। बहुत टाइट पट्टा होगा तो भी ब्लड प्रेशर की गलत रीडिंग मिलेगी, बहुत लूज पट्टा होगा तो भी ब्लड प्रेशर की गलत रीडिंग मिलेगी। अब आप अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पे बटन दबाइए, पट्टे को फूलने दीजिए, पट्टे की हवा निकलने दीजिए। आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादातर 3 रीडिंग्स आती हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे का ब्लड प्रेशर, और आपकी पल्स रीडिंग। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। उन तीनों चीज़ों को बाकायदा टाइम के साथ एक डायरी में, एक पेपर पे नोट कीजिए। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप पट्टे को 2 या 3 बार फुला के देख सकते हैं। तीनों का एवरेज यानी तीनों रीडिंग्स का एक एवरेज आपकी फाइनल रीडिंग बनेगी। दोस्तों इसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है दिन, रात या अलग अलग समय पे होने वाले ब्लड प्रेशर का अंतराल यानी डिफरेंस। नॉर्मल तौर पे भी ये देखा गया है कि आपके सीधे हाथ और उल्टे हाथ में ब्लड प्रेशर में डिफरेंस हो सकता है। दिन और रात के ब्लड प्रेशर में डिफरेंस हो सकता है। किस तरह की मेंटल स्थिति में है, खाना कितनी देर पहले खाया है, धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन कितनी देर पहले किया है, उस हिसाब से ब्लड प्रेशर की रीडिंग में फ़र्क हमेशा आ सकता है, जो कि 5 से 10 का फ़र्क नॉर्मल माना गया है। अपने ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड को ज़्यादा उचित, ज़्यादा बैलेंस बनाने के लिए अच्छा यही माना गया है कि आप सुबह और शाम 2 अलग अलग टाइम पे ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करो, डायरी में एंट्री बनाओ। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायरी लेके जाओ ताकि आपके डॉक्टर को भी समझने में मदद मिले कि ब्लड प्रेशर का वेरिएशन कितना ज़्यादा है। उस हिसाब से आपकी दवा की मात्रा डिसाइड होती है, दवा देने का टाइम डिसाइड होता है। अगेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम में, डायबिटीज़ पेशेंट में जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या हृदय की गति अनियमित रहती है, किसी किडनी के पेशेंट में, किसी पैरालिसिस के पेशेंट में ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस बहुत ही कॉमन हैं। इसीलिए अलग अलग टाइम पे ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए और वो डायरी अपने डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। दोस्तों एक ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड, ब्लड प्रेशर में होने वाले फ़र्क, उसके साथ होने वाले पल्स के फ़र्क
एक डॉक्टर को आपके ब्लड प्रेशर की सही दवा का चुनाव करने में मदद देते हैं, दवा किस समय दी जाए इसमें मदद देते हैं। तो यहाँ से डिसाइड होता है हमारे ब्लड प्रेशर का इलाज। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमें दवा की ज़रूरत है। घबराना नहीं है, दवाएं अवेलेबल हैं। आपको हो सकता है एक दवा सूट ना करे, आपका डॉक्टर हो सकता है आपके लाइफस्टाइल, आपकी बाकी बीमारियों के मद्देनज़र जैसे डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसीज, पैरालिसिस के अटैक या आपकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए एक दवा ना चूज़ करके कुछ और दवा दें। दोस्तों, बहुत बार यह होता है कि हम अपने परिवार में, अपने दोस्तों से या अलग अलग मीडिया से जानकारी पाते हैं कि यह दवा ज़्यादा अच्छी मानते हैं, इस दवा को ज़्यादा अच्छी नहीं मानते, पर आपका डॉक्टर ज़्यादा अच्छा डिसाइड कर लेता है आपके लाइफस्टाइल, आपके बैकग्राउंड, आपकी दूसरी बीमारियों के साथ कि आपको यह दवा सूट करेगी और यह दवा सूट नहीं करेगी। कृपया अपनी डॉक्टर की राय का उचित आदर करें, उसकी राय के हिसाब से चलें और ब्लड प्रेशर की दवा जिस हिसाब से वह बताए उस हिसाब से ज़रूर लें। एक सही दवा का चुनाव हमेशा लंबे समय के लिए किया जाता है। एक सही दवा का चुनाव लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के मद्देनज़र किया जाता है। ब्लड प्रेशर का इलाज सिर्फ दवा के साथ नहीं होता, दवा हमारे इलाज का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ पे यह भी समझना ज़रूरी है कि आपकी मेहनत बहुत बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या मेहनत करनी है। हमारी मेहनत आती है एक्सरसाइज को लेके, हमारी मेहनत आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेके, हमारी मेहनत आती है डाइट कंट्रोल को लेके और अपने तनाव को किस तरह से हमने नियंत्रण में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। अलग अलग एक्सरसाइजेस हमारे सोसाइटी में अवेलेबल हैं, हमारे ध्यान में रहती हैं। कोई बोलता है योगा ज़्यादा करो, कोई बोलता है एरोबिक्स करिए, कोई बोलता है वेट लिफ्टिंग करिए, कोई बोलता है जिम में करिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने किस तरह की एक्सरसाइज का चुनाव किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लाइफस्टाइल में, आपके एप्टीट्यूड में आप किस तरह की एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी रक्त वाहिनियों की मांसपेशियाँ, उनमें सिंपैथेटिक टोन यानी उनको नियंत्रित करने वाली नसों की गतिविधि इम्प्रूव होती है। तो एक्सरसाइज, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप एक्सरसाइज में एरोबिक्स करिए, वेट लिफ्टिंग करिए, हर तरह की एक्सरसाइज आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देती है। हो सकता है कि किसी में 19-20 का फ़र्क देखने को मिले। ज़्यादातर ये माना जाता है कि योगा तरह की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग तरह की एक्सरसाइज, एरोबिक्स एक्सरसाइजेज ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर में हम लोग बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग तरह की एक्सरसाइज जो होती हैं, जिनमें भारी वजन उठाना है, वो हमने अवॉइड करनी है। दोस्तों, आप एक्सरसाइज का चुनाव अपने लाइफस्टाइल को भी लेके कर सकते हैं। यदि आपका बहुत भागा दौड़ी का लाइफस्टाइल है, जहाँ पे आप ऑलरेडी दिन भर में बहुत थके हुए हैं, तो योगा आपकी मानसिक गतिविधि, आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा उचित रहेगी। यदि आपका डेस्क टाइप का जॉब है, जहाँ पे आपने सारा दिन डेस्क पे कंप्यूटर के आगे बैठा रहना है, तो एरोबिक्स ज़्यादा अच्छा चुनाव रहेगा। दोस्तों, यदि आपका ऑलरेडी भागा दौड़ी का जैसे फील्ड टाइप का काम है, जहाँ पे आप बस्ता उठा के, बैग उठा के सारा दिन सड़कों पे रहते हैं, सारा दिन भागा दौड़ी में रहते हैं, तो आप कोई भी और तरह की एक्सरसाइज उठा सकते हो। एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है, चुनाव आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बार एक्सरसाइज बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, कोई तरह की खेल कूद की गतिविधि भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, जो आपको आपकी मेंटली रिलैक्स रखती है, एक एक्सरसाइज भी देती है। वो खेल कूद का चुनाव कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्विमिंग, मौसम के हिसाब से, टाइम और जगह के हिसाब से। इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करनी है, आधा से पौना घंटा करनी है, ये ज़रूरी है। क्या करनी है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो, आप अपने आप भी डिसाइड कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है डाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फास्ट फूड्स अवॉइड करने हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट, धूम्रपान, अल्कोहल का इंटेक कंट्रोल में रखना है। हाई फैटी फूड डेफिनेटली बिग नो। जब भी आप चूज़ करते हो खाना, खास करके पैकेज खाना, उसके लेबल पे पढ़िए उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है,
उसमें पोटेशियम कंटेंट कितना है, उसमें फैट कंटेंट कितना है। हाई सोडियम मतलब नो, हाई पोटेशियम मतलब यस, आप चूज़ कर सकते हैं। हाई सैचुरेटेड फैट मतलब बिग नो। हाई पोटेशियम डाइट डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में लंबे समय तक उपयोगी रहता है। हाई सोडियम मतलब आपका ब्लड प्रेशर, हाई फैट फूड मतलब आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा, अनकंट्रोल्ड रहेगा। इसके बाद आता है तनाव से किस तरह से दूर रहें। तनाव हमारी दिनचर्या में फैमिली, जॉब प्रोफाइल, कैरियर को लेके बहुत तरीके से हो सकता है। पैंडमिक के बाद जहाँ पे हम 4-5 महीने तक घर में रहे, जॉब की इनसिक्योरिटी रही, जॉब के प्रेशर्स, बिजनेस के प्रेशर्स बढ़े हैं, डेफिनेटली तनाव रहेगा। बट यहाँ समझना ज़रूरी है कि तनाव हमको नहीं है, तनाव सोसाइटी में सबको है। यदि मैं तनाव में हूँ तो सोसाइटी में सब लोग तनाव में हैं। अगर मैं किसी तरह से अपने आप को तनाव मुक्त रख सकता हूं तो मैं देखूंगा कि सब लोग मुझे अच्छे मिलते हैं, सब लोग मेरे साथ भी अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा वातावरण फैमिली में रहता है, अच्छा वातावरण हमारे काम करने के एनवायरनमेंट में रहता है। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में रहेगा, दवाई की रिक्वायरमेंट कंट्रोल में रहेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमने इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर सोने का समय, प्रॉपर उठने का समय। दोस्तों 6 से 8 घंटे की नींद हमारे सिंपैथेटिक ड्राइव को कम रखती है। बहुत बार हमें लगता है कि दिन भर में तो मैंने एक्सरसाइज भी करी, डाइट भी अच्छे खाई, अपने आप को तनाव से भी दूर रखा, चाहे तनाव के लिए दवाइयाँ खाई या मेडिटेशन किया, लेकिन अगर मैंने नींद पूरी नहीं की दोस्तों, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करी, तो माइंड और बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव बनी रही। ये देखा गया है कि जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनमें ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बना रहता है, उनमें ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो दवाई भी खा रहे हैं, उनके ब्लड प्रेशर की रीडिंग कभी ठीक भी आ जाती हैं, तो भी उनमें पैरालिसिस और हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। तो हमने एक अच्छी नींद के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रख लिया, एक अच्छी नींद के साथ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर के साथ होने वाले पैरालिसिस, हार्ट अटैक, रिदम डिस्टर्बेंसेस के कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को सेव कर लिया। तो अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, धूम्रपान से दूर रहिए, ड्रिंक से दूर रहिए, और टाइम टाइम पे ब्लड प्रेशर की जांच करा के अपने फिजिशियन से दवाइयों का अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन, डाउन रेगुलेशन जैसा भी उचित है कराइए। लंबे समय तक सेफ रहिए। धन्यवाद।